नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच शुक्रवार को वुहान शहर में होगी अनौपचारिक शिखर वार्ता। डोकलाम विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच रिश्तों को बेहतर बनाने के लिहाज से मुलाकात अहम। चीन यात्रा पर आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री। नामांकन के बाद कर्नाटक में चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। बीजेपी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं से नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। चुनाव प्रचार के लिए आज से कर्नाटक के 2 दिन के दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। आधार से मोबाइल नंबर जोड़ने को अनिवार्य बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। कहा, कभी नहीं दिया आधार से जोड़ने का निर्देश। फरवरी 2017 के आदेश की हुई गलत व्याख्या। नीति आयोग आज शुरू करेगा अटल न्यू इंडिया चैलेंज। स्मार्ट खेती, स्मार्ट परिवहन, कचरा प्रबंधन जैसे 17 क्षेत्रों की पहचान। अनूठे विचारों को मिलेगा 1 करोड़ तक का अनुदान। और अति राष्ट्रवाद और अलगाववाद की नीतियां दुनिया की समृद्धि के लिए खतरा। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का संबोधन। ईरान के साथ परमाणु करार नहीं तोड़ने की कही बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। सेंट्रल चीन के शहर वुहान में अभूतपूर्व अनौपचारिक शिखर सम्मेलन की तैयारी की जा रही है। शुक्रवार और शनिवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी अनौपचारिक शिखर वार्ता होगी। माना यह जा रहा है कि अनौपचारिक शिखर वार्ता दोनों देशों के भावी संबंधों को तय करने के लिहाज से नींव का पत्थर साबित हो सकती है। चीनी मीडिया की नजरें भी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर टिकी हुई हैं और प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 1988 के दौरे से की जा रही है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच डोकलाम मसले पर हुए विवाद के बाद दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के बीच होने जा रही ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। चीन ने ये उम्मीद जताई है कि नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात के दौरान सभी पहलुओं पर खुलकर बातचीत होगी और दुनिया को कई सकारात्मक पहलू देखने को मिलेंगे। माना जा रहा है कि एक दूसरे के बीच विश्वास की स्थिति बहाल करने के लिए दोनों देशों के शीर्ष नेता आपसी विवादों पर प्रमुखता से चर्चा करेंगे। चीनी राष्ट्रपति अपने ड्रीम प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड पर भारतीय विरोध के संबंध में बात कर सकते हैं, जबकि भारत की तरफ से पाकिस्तान में फैलाए जा रहे आतंक पर चीन के कारण कार्रवाई में होने वाली अड़चन का मुद्दा उठाया जा सकता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने पर भी प्रमुखता से चर्चा होने की उम्मीद है। अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद निनोंग इरिंग ने प्रधानमंत्री से स्टेपल्ड वीजा का मुद्दा उठाने की अपील की है। और हमारे साथ प्रोफेसर सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज के श्रीकांत कोंडापल्ली जी जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में बातचीत करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति के साथ ये अनौपचारिक मुलाकात दोनों देशों के भावी संबंधों को तय करने के लिहाज से कितनी अहम? मैं सोचता हूं कि ये जो 8 घंटे के कल और परसों मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पेश करेंगे जो बायलैटरल रिलेशंस के बारे में, जो सीमा विवाद जो पिछले साल डोकलाम इंसिडेंट हुई थी जी, उसके अलावा बहुत सारे हैं, वाणिज्य के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, जैसे कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में चीन का रोल कैसे होगा, स्पेसिफिकली जो हेल्थ केयर इश्यूज में या एजुकेशन में या कल्चरल रिलेशंस में जी, इसमें उनका क्या राय होगा। और बहुत सारे चीज़ जो बायलैटरल इश्यूज में और इंटरनेशनल इश्यूज में, जैसे कि अभी वेस्टर्न कंट्रीज एक ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म के दौरान उन्होंने बहुत पाबंदी लगा रहे हैं वाणिज्य के बारे में, तो इसके खिलाफ दोनों देश का एक मुद्दे होगी।
दूसरा चीज, अभी सीरियन मिसाइल स्ट्राइक्स होने के बाद ईंधन का जो प्राइसेस अभी बढ़ने वाले हैं, जी। तो इनके बारे में भी, क्योंकि चीन और भारत दूसरा और तीसरा लार्जेस्ट कंज्यूमर्स हैं और लार्जेस्ट इंपोर्टर्स हैं जो एनर्जी ईंधन का, जी। तो इसके बारे में भी एक चर्चा होगी ताकि हम दोनों देश के बीच में एक सफलता मिले इसके बारे में। जी, बहुत शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए आपका। और देश में विकास को बढ़ावा देने के इरादे से नीति आयोग के तहत आज अटल न्यू इंडिया चैलेंज का शुभारंभ किया जाएगा। 5 मंत्रालयों के साथ मिलकर अटल न्यू इंडिया चैलेंज को चलाया जाएगा। इसमें मिलने वाले उम्दा विचारों को 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान और संरक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। 5 मंत्रालयों के सहयोग से संचालित अटल न्यू इंडिया चैलेंज के तहत जलवायु अनुकूल स्मार्ट खेती, स्मार्ट परिवहन, कचरा प्रबंधन जैसे 17 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जिस पर जोर दिया जाएगा। जिन आवेदककर्ताओं में क्षमता, मकसद और प्रौद्योगिकी के जरिए उत्पादों के विकास की संभावना देखने को मिलेगी, उन्हें 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही उन्हें संरक्षण और जरूरत के मुताबिक दूसरी मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस अनुदान के अलावा संबंधित उत्पादों के वाणिज्यीकरण के विभिन्न चरणों के साथ साथ इन उत्पादों को बड़े पैमाने पर विभिन्न स्थानों पर लगाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन, सहायता और दूसरी सहूलियत मुहैया कराई जाएगी। कार्यक्रम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री राधामोहन सिंह, आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत शामिल होंगे। और अब कर्नाटक चुनाव से जुड़ी खबरें। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है। प्रमुख दल मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। 12 मई के मतदान से पहले विभिन्न दलों के राष्ट्रीय नेता भी प्रचार में जुट गए हैं। कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में पार्टी के सभी उम्मीदवारों, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधा रुख करते हैं। पहले क्या था, अब क्या है? पहले गति कितनी थी, अब गति कितनी है? पहले कहां पहुंचे थे, अब कहां पहुंचे? इसका लेखा जोखा होता है। और ये उन राजनीतिक दलों को मंजूर नहीं है, क्योंकि जिन्होंने पूरी राजनीति जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, बिरादरियों के आधार पर, अगड़े पिछड़ों के आधार पर न जाने कितने टुकड़े समाज के करते रहे। और ये चालाक लोग क्या करते हैं, हर बार एक जाति समूह को एक ऐसा लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं कि उस पूरे चुनाव में वो उसी के अंदर फंस जाता है और भावनावश वोट करने के लिए प्रेरित हो जाता है। दूसरा चुनाव आता है तो उस समाज को छोड़ करके एक दूसरे गुट को पकड़ लेते हैं, फिर उसको कोई नया लॉलीपॉप पकड़ा लेते हैं। आप पिछले 5 या 10 चुनावों का एनालिसिस कीजिए। इन लोगों ने हर बार एक नए समाज, नए समूह को कुछ न कुछ झूठे वादे पकड़ा दिए और चुनाव में जीतने के बाद उनका उपयोग करने के बाद भूल गए और दूसरे गुट को पकड़ने में लग जाते हैं। मतदाता समूहों को बदलते जाते हैं, लॉलीपॉप नए नए डालते जाते हैं और अपनी राजनीति चलाते जाते हैं। हिसाब देने को तैयार नहीं है, जवाब देने को तैयार नहीं है। कोई इनकार कर सकता है कि भारत के राजनीतिक कल्चर की मुख्य धारा कांग्रेस के कुकर्मों और कांग्रेस के पाप से जुड़ी हुई है, कोई इनकार नहीं कर सकता। और दलों में भी अगर कुछ बुराई आई है तो उसके पीछे भी
राजनीतिक कल्चर कांग्रेस की मुख्य धारा के कारण आई है। जब तक कांग्रेस कल्चर को मुख्य धारा से मुक्ति नहीं दिलाएंगे, मैं नहीं मानता हूं कि हम देश में राजनीतिकरण का शुद्धिकरण कर पाएंगे। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम संगठन की शक्ति पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम जनता का विश्वास जीत करके चुनाव जीतना चाहते हैं। हम जनता को गुमराह कर करके चुनाव के मैदान में जाने के पक्षकार नहीं है। हमें उनको दिल जीतना है, उनका विश्वास जीतना है। और जनता जनार्दन का दिल जीत लेते हैं, विश्वास जीत लेते हैं, तो चुनाव कोई पराजित नहीं कर सकता। अब विकास की मैं बात करूं, इतना झूठ चलाया जा रहा, और आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। कांग्रेस पिछले 2-3 चुनाव में लगातार पराजय के बाद पहले कभी वो 50 चीजों के अंदर 5-10 झूठ डाल देते थे। अब 50 बातों में 40-45 झूठ होते हैं और 5 का भी ठिकाना नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कर्नाटक में जीत के लिए कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को मूल मंत्र दिए और साथ ही बताया कि जनता का विश्वास जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के अगले चरण में आज से राज्य का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान वो कई सभाएं संबोधित करेंगे। राहुल गांधी आज उत्तर कन्नड़ जिले में चुनाव प्रचार करेंगे। वो 27 अप्रैल को मंगलुरु में राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं। राहुल गांधी 27 अप्रैल को दक्षिणी कन्नड़, कोडगु और मैसूरू जिलों का दौरा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पिछले कुछ महीनों में कर्नाटक का 6 बार दौरा कर चुके हैं। कर्नाटक में सभी 224 सीटों के लिए 12 मई को मतदान होगा और 15 मई को मतगणना होगी। और वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती कर्नाटक के चित्रदुर्ग में आज पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। इससे पहले कल उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए मैसूर में रैली की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य में किसानों की बदहाली के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीएसपी और जेडीएस साथ चुनाव लड़ रही हैं। बीएसपी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। कर्नाटक में 12 मई को विधानसभा चुनाव होंगे और मतगणना 15 मई को होगी। देश के अन्य प्रदेशों की तरह आपके कर्नाटक प्रदेश में भी सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी व पीड़ित नजर आते हैं और इनमें किसान को यहाँ सबसे ज्यादा दुखी है। और हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र देश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार है और इसी नाते इस इलाके को 98 संविधान संशोधन के साथ धारा 371 के तहत स्पेशल स्टेटस मिला। 2013 में हैदराबाद कर्नाटक रीजन डेवलपमेंट बोर्ड बनने के बाद यहां खास तौर पर बुनियादी सुविधाओं पर काम आगे बढ़ रहा है। सालाना 1500 करोड़ रुपए यहां के विकास पर लग रहे हैं, लेकिन तस्वीर अभी भी चिंताजनक है। हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने बोर्ड के सचिव और रीजनल कमिश्नर हर्ष गुप्ता से विकास से जुड़े मुद्दों और चुनाव की तैयारियों पर बातचीत की। जो हैदराबाद कर्नाटक एरिया है वो काफी बैकवर्ड रहा है और इसीलिए 2013 में जो है संविधान संशोधन करके स्पेशल स्टेटस दिया गया इसको। स्पेशल स्टेटस के बाद किस तरह से जो एक पूरा ढांचा चल रहा है यहाँ 371J का स्पेशल स्टेटस मिला। इसमें 3 मुख्य चीजें हुई। एक तो यहाँ के लोगों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन, फिर दूसरा मुख्य जो हुआ कि यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ के डोमिसाइल जो बच्चे हैं उनको उसके अंदर रिजर्वेशन। तीसरा यहाँ पे एक स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया जिसका नाम है हैदराबाद कर्नाटक रीजन डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये जो ग्रांट आता है इसका हम एक एक्शन प्लान बनाते हैं अलग अलग डेवलपमेंट के सेक्टर्स में, जिसमें कि एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एंड चाइल्ड, रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, अर्बन डेवलपमेंट, ये मुख्य सेक्टर्स रहते हैं। तकरीबन 4000 करोड़ रुपए के काम अलग अलग स्टेजेस पे चल रहे हैं। तकरीबन 2100 करोड़ रुपए टोटल खर्च हो चुका है और अब उम्मीद यह है कि अगले 2-3 महीने में
और 3,000 करोड़ तक का, मतलब 2100 से और 700-800 करोड़ का काम खत्म हो जाएगा। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये इलाका काफी पुअर रहा है। क्या इस बोर्ड का फोकस जो है ग्रामीण इलाका है या अर्बन क्या है? नहीं, शुरू में यहाँ पे जो फोकस किया जा रहा है, एक तो एजुकेशन और हेल्थ, क्योंकि ये दो सेक्टर माने जाते हैं कि इन सेक्टर के ऊपर प्रायोरिटी देनी। एक और जो फोकस है रूरल एरिया का, वो है रूरल कनेक्टिविटी। तो जो स्पेशली विलेज टू विलेज कनेक्टिविटी है, उसको तकरीबन अब पिछले 3-4 सालों में ऑलमोस्ट कवर कर लिया गया है। और इसके साथ साथ जो विलेज की इंटरनल रोड्स हैं, क्योंकि कच्ची सड़कें, वहाँ पे कीचड़ हो जाना, धूल धक्कड़ रहना, उसको भी यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट की रोड बना के, तो वो भी एक लिया जा रहा है। तो विलेज के अंदर फिर तीसरा हम लेते हैं ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि यहाँ पे कई जगह पे ग्राउंड वाटर नीचे जाने से तो अलग अलग इम्प्योरिटीज से या फ्लोराइड से अफेक्टेड है। तो वहाँ पे हर जगह ये आरओ प्लांट लगाना। तो टूरिज्म में एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि टूरिस्ट प्लेसेस को जाने के लिए सड़कें वो बने तो लोग वहाँ पे पहुँच पाएंगे, वो एक काम चल रहा है। उसके अलावा भी टूरिस्ट प्लेसेस के लिए भी थोड़ा बहुत वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म डिपार्टमेंट के फंड के साथ साथ, क्योंकि ये फंड जो हमें मिलता है एक तरह का अनटाइड फंड होता है। तो राज्य सरकार की जो योजना बन जाती है उसमें फिर बजट के हिसाब से ही चलना, लेकिन बीच में एकदम कोई रिक्वायरमेंट आती है या प्लान उसमें नहीं जब अप्रूव हुई होती है, तो उनको लेने का स्कोप होने के कारण हम टूरिज्म पे भी ले रहे हैं, स्पोर्ट्स पे भी ऐसे ही लेते हैं। और अब कुछ और अहम खबरें। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कल कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सबसे अहम फैसला जूट का प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का रहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2018-19 के लिए कच्चे जूट का सरकारी खरीद मूल्य 3,500 रुपए से बढ़ाकर 3,700 रुपए कर दिया। इस फैसले से मुख्य रूप से जूट उगाने वाले राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के किसानों को फायदा होगा। दरअसल फसलों की लागत का जायजा लेने के बाद समर्थन मूल्य के बारे में कृषि लागत मूल्य आयोग ने जूट का समर्थन मूल्य बढ़ाने की सिफारिश की थी। किसानों की आमदनी को लागत से 1.5 गुना करने की दिशा में ये एक अहम कदम साबित हो सकता है। सरकार ने राष्ट्रीय बांस मिशन की संरचना को भी पुनर्गठित किया है। इसके जरिए बांस के उत्पाद को किसान सीधा बाजार तक पहुंचा सकेंगे। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय बांस मिशन को 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी। इसके लिए 1,290 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बांस के पौधारोपण के लिए लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को इसके तहत लाने का प्रस्ताव किया गया, जिससे लगभग 1 लाख किसानों को फायदा होगा। इस फैसले से पूर्वोत्तर भारत के साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों को फायदा होगा। कैबिनेट ने राजस्थान के कई इलाकों को अनुसूचित क्षेत्रों का दर्जा देते हुए संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल करने को मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले 9 तहसीलें, 1 ब्लॉक और उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली और सिरोही जिलों के 727 गांवों को कवर करने वाली 46 ग्राम पंचायतें शामिल की जाएंगी। इन इलाकों को संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत मुहैया सुरक्षात्मक उपायों का फायदा मिल सकेगा। और एक्सपोर्ट जारी रखने की मंजूरी मिली है। एमएमटीसी लिमिटेड के जरिए जापान के इस्पात मिलों और दक्षिण कोरिया की पॉस्को के लिए खनिज लोहे की आपूर्ति से जुड़े दीर्घकालीन समझौते का अगले 5 सालों के लिए नवीकरण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आईटी प्लेटफॉर्म प्रगति के जरिए 227 परियोजनाओं की समीक्षा की। इन परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। प्रधानमंत्री ने रेल, सड़क, पेट्रोलियम, ऊर्जा, कोयला, शहरी विकास और स्वास्थ्य परिवार कल्याण क्षेत्र से जुड़ी 10 ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा भी की। ये परियोजनाएं 12 राज्यों में चल रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और उच्च शिक्षा में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए नेशनल फेलोशिप स्कीम की समीक्षा की।
प्रगति की ये 25वीं बैठक थी। इसके अलावा लोगों की समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में आज सुबह हुए दर्दनाक हादसे में 11 स्कूली बच्चों की मौत हो गई है। हादसे में 7 छात्र घायल हुए। जानकारी के मुताबिक वैन बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी, तभी विशुनपुरा थाने के दुदही रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रेन से उसकी टक्कर हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए जिला प्रशासन से पीड़ितों को सभी तरह की मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान करने के साथ ही घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। The Honorable CM of UP has conveyed his profound condolences to the family members of the deceased children. He has announced a compensation also, and also the Commissioner of Gorakhpur has been asked to conduct a full inquiry into the causes of the incident, and therefore this unfortunate incident, how it happened, who is responsible, will all be ascertained after the inquiry is over. The unmanned railway crossing seems to be the basic reason for the accident, and probably the driver was not careful enough while crossing the unmanned railway crossing. पंजाब नेशनल बैंक ने फंसे कर्ज को वसूलने के लिए एक नई योजना बनाई है। नीरव मोदी जैसी धोखाधड़ी और बढ़ते एनपीए की समस्या से जूझ रहा पंजाब नेशनल बैंक अब जासूसों की मदद लेने जा रहा है। पीएनबी ने इसके लिए देश में काम करने वाली जासूसी कंपनियों से 5 मई तक आवेदन मांगे हैं। जासूसी एजेंसियों का काम उन कर्जदारों, सह कर्जदारों और गारंटी देने वालों या उनके कानूनी वारिसों का पता लगाना होगा जिनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है और उन्होंने जो पता दिया वहां कोई नहीं रहता। पीएनबी देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है और इसका फंसा कर्ज दिसंबर 2017 में 57,519 करोड़ रुपए पहुंच गया है। फंसे कर्ज की वसूली के लिए पीएनबी गांधीगिरी का भी रास्ता अपनाने जा रही है। इसके तहत कर्ज नहीं लौटाने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे और इसके जरिए बैंक हर महीने 150 करोड़ रुपए तक फंसे कर्ज की वसूली की कोशिश करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ने को अनिवार्य बनाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। आधार मामले की सुनवाई कर रही सर्वोच्च अदालत ने कहा कि उसने कभी भी मोबाइल नंबर से आधार को जोड़ने का निर्देश नहीं दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ आधार को अनिवार्य बनाए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। अदालत ने ये कहा है कि सरकार ने 6 फरवरी 2017 को दिए उसके आदेश की गलत व्याख्या की है। और डाटा लीक मामले में केंद्र सरकार ने फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका को दूसरी बार नोटिस जारी किया है। सरकार ने कैम्ब्रिज एनालिटिका को पिछले जवाब को गोलमोल मानते हुए सख्त रवैया अपनाया और दोनों कंपनियों को फिर नोटिस दिया है। नोटिस में दोनों से कुछ और सवाल पूछे गए हैं। अतिरिक्त सवालों का जवाब देने के लिए कंपनियों को 10 मई तक का समय दिया गया है। फेसबुक ने कहा था कि जानकारियां लीक होने के इस मामले में भारत के 5.5 लाख से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। इस महीने की शुरुआत में दोनों कंपनियों ने पहले नोटिस का जवाब दिया था। इसके बाद सरकार ने अतिरिक्त सवालों के साथ ये दूसरा नोटिस भेजा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कल उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण जारी कर दिया। इस दौरान स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप कार्यक्रम भी अनावरण किया गया। इसके तहत छात्र, शिक्षाविद या प्रोफेसर 100 घंटे किसी गांव में बिताकर ग्रामीण विकास के बारे में लोगों को शिक्षित करेंगे। ये इंटर्नशिप 1 मई से 31 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। उन्नत भारत अभियान ग्रामीण उत्थान का राष्ट्रीय मिशन है जो ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अभियान की शुरुआत अक्टूबर 2014 में की गई थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल दिल्ली में स्मार्ट सिटीज पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक डॉक्टर समीर शर्मा हैं। वो स्मार्ट सिटी मिशन के निदेशक हैं। उपराष्ट्रपति ने इस विषय पर किताब लिखने के लिए समीर शर्मा को बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन से भारत के शहरों की तस्वीर बदलेगी। उन्होंने कहा कि शहरी विकास में लोगों की भागीदारी जरूरी है। India has set itself a target of 99 smart cities, now 100. Because so that they act as lighthouses for other cities to follow. Clearly, this new initiative requires a new skill set, an ability to access and utilize the state of art from around the world
and attitudinal shift where we forge new partnerships and collaborations rather than executing projects. The book is aptly titled as Smart Cities Unbundled because we have to tell India and the world what an Indian smart city is and what constitutes smart city mission in India. That's the purpose of this book. I'm happy and I would like to compliment him for bringing out this publication. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अति राष्ट्रवाद और अलगाववाद की नीतियों को दुनिया की समृद्धि के लिए खतरा बताया। 3 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंचे राष्ट्रपति मैक्रों ने ये बातें अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हम अति राष्ट्रवाद के उन्माद से दुनिया की उम्मीद को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। करीब 50 मिनट के भाषण में मैक्रों ने जलवायु परिवर्तन से लेकर ईरान के मुद्दे पर अपने विचार रखे। उन्होंने ये वादा किया कि फ्रांस ईरान के साथ 2015 के परमाणु करार को नहीं तोड़ेगा। I do not share the fascination for new strong powers, the abandonment of freedom, and the illusion of nationalism. We can build the 21st century world order based on a new breed of multilateralism, based on a more effective, accountable, and results-oriented multilateralism, a strong multilateralism. This requires, more than ever, the United States' involvement, as your role was decisive for creating and safeguarding today's free world. The United States is the one who invented this multilateralism. You are the one now who has to help to preserve and reinvent it. और आज विख्यात गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन की पुण्यतिथि है। अपने जीवन में रामानुजन ने गणित के 3884 प्रमेयों को संकलन किया। इनमें से अधिकतर प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। महज 12 साल की उम्र में रामानुजन ने ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल कर ली। गणित के क्षेत्रों में हो रहे काम के लिए रामानुजन जर्नल की स्थापना भी की गई। एक विशेष शोध के चलते उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की ओर से BA की उपाधि भी मिली। रामानुजन ने अपने जीवन में गणित सीखने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं लिया, लेकिन विश्लेषण और थ्योरी नंबर में इनका अहम योगदान है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच शुक्रवार को वुहान शहर में होगी अनौपचारिक शिखर वार्ता। डोकलाम विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच रिश्तों को बेहतर बनाने के लिहाज से मुलाकात अहम। चीन यात्रा पर आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री। नामांकन के बाद कर्नाटक में चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। बीजेपी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं से नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए सीधा संवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री। चुनाव प्रचार के लिए आज से कर्नाटक के 2 दिन के दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। आधार से मोबाइल नंबर जोड़ने को अनिवार्य बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। कहा, कभी नहीं दिया आधार से जोड़ने का निर्देश। फरवरी 2017 के आदेश की हुई गलत व्याख्या। नीति आयोग आज शुरू करेगा अटल न्यू इंडिया चैलेंज। स्मार्ट खेती, स्मार्ट परिवहन, कचरा प्रबंधन जैसे 17 क्षेत्रों की पहचान। अनूठे विचारों को मिलेगा 1 करोड़ तक का अनुदान। अतिराष्ट्रवाद और अलगाववाद की नीतियां दुनिया की समृद्धि के लिए खतरा। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का संबोधन। ईरान के साथ परमाणु करार नहीं तोड़ने की कही बात। और आगे देखिए विशेष में अस्तित्व की लड़ाई।